आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा ना, तो एक तो होगी नेजल कैविटी, है ना। नेजल कैविटी यानी नाक से लेंगे सांस हमें ना, एक लेंगे माउथ से सांस लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या मिलेगा हमें, लैरिंग्स मिलेगा। लैरिंग्स के बाद क्या मिलेगा हमें, एपिग्लोटिस। ऊपर की साइड में जो ट्रेकिया होता है, ट्रेकिया के ऊपर की तरफ एक ढक्कन होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है ना, वो इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। ये एरिया होता है किसका, ट्रेकिया का। जो ट्रेकिया होता है ना, ट्रेकिया जो मिड थोरेसिक रीजन होता है ना, ट्रेकिया वहाँ से क्या होता है ना, डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, विभाजित होता है दो, फिफ्थ थोरेसिक रीजन से, ठीक है। अब पार्ट में जो दो में डिवाइड होगा उसका नाम होता है ब्रोंका, ये ब्रोंकस, ठीक। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी थर्ड ब्रोंकोस तक डिवाइड हो गए। फिर उसका जो अंतिम होगा छोर, उसको बोल रहे हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक। तो ब्रोंका या फिर ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल आपस में कंप्लीट हो गए, क्या बनाते हैं, इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग बोलते हैं उसको, ठीक है। जो लेरिंग्स होता है उसमें क्या होता है, साउंड बॉक्स या फिर एडम्स एप्पल भी बोल देते हैं इसको, ठीक। अब जो इतना जो एरिया होता है ना, ये इसको बोलते हैं हम संचालन क्षेत्र या फिर कंडक्टिंग जोन बोलते हैं इसको, ठीक। उसके बाद क्या होता है यहाँ पे, ये आता है फिर यहाँ पे नीचे की साइड में, मतलब कि रेस्पिरेटरी जोन जो होता है। रेस्पिरेटरी जोन में क्या होता है ना, इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। फिर उसके बाद क्या आता है, एल्वियोलर डक्ट बोलते हैं इसको, है ना। और ये होते हैं आगे, सबसे आगे एल्वियोलाई होते हैं, ठीक है। तो ये होता है क्या, कंडक्टिंग जोन। ये क्या होता है यहाँ पे, रेस्पिरेटरी जोन, यानी गैसेस एक्सचेंज इस वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। अब एक डायग्राम दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, ये ऊपर की साइड में क्या है कि एपिग्लोटिस, नीचे क्या देखिए कि यहाँ पे क्या है, लेरिंग्स है, ठीक। अब एपिग्लोटिस क्या है, ढक्कन है, और ये लेरिंग्स एक पार्ट है ना, जिसे साउंड बॉक्स बोलते हैं। यहाँ से साउंड साउंड प्रोड्यूस होती है, यहाँ से साउंड बनती है, ठीक है। ये होता है यहाँ पे ट्रेकिया, ठीक। अब जो हमारा लंग्स होता है, ये लंग्स इधर है, ये लंग्स है ना। लंग्स जो हमारा लेफ्ट साइड का होता है ना, और इसमें 3 पार्ट में डिवाइड होता है ना, इधर क्या होता है 2 पार्ट में, ठीक। लोब बोलते हैं इसको, है ना। अब जो राइट वाला होता है थोड़ा सा अंदर की साइड को होता है ना, क्योंकि वहाँ पे हेड होता है ना, थोड़ा सा लेफ्ट साइड में चले जाता है ना। अब ये लंग्स में क्या होता है, 2 लेयर होती है ना। एक तो देख, जो बाहर की तरफ होगी उसकी बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, जो अंदर की साइड में होती है लेयर उसको बोलते हैं विसरल प्लूरा, ठीक। दोनों बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक। अब इन दोनों के अंदर ना एक फ्लूइड भरा होता है ना, तरल पदार्थ होता है, उसका नाम होता है क्या, प्लूरल फ्लूइड। जो क्या इसका काम होता है कि ये एक दूसरे के साथ क्या ना करे, घर्षण ना करे, दोनों मेम्ब्रेन है ना, तो घर्षण से बचाने का काम होता है, ठीक है। और बाहर के जो रिब्स वगैरह होते हैं उससे भी कोई घर्षण ना हो, जिसकी वजह से क्या होता है, ये फ्लूइड बचाता है उसको घर्षण से, ठीक है। अब ये लास्ट में होती है एल्वुलाई, है ना। एल्वुलाई कितनी हो सकती है, 300 मिलियन हो सकती है ना। नीचे की साइड में क्या होता है, एक डायफ्राम होता है ना, डायफ्राम भी एक पतली सी लेयर होती है ना। रेस्पिरेशन कैसे कैसे, रेस्पिरेशन के स्टेप कैसे हैं, तो कैसा होता है, जब CO2 क्या होती है ना, हमारे बॉडी के अंदर CO2 का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है ना, और बाहर CO2 का प्रेशर क्या होता है, कम। तो पहले क्या होता है, CO2 बॉडी से मतलब लंग्स से बाहर जाती है ना। कैसे जाएगी, पहले गैसेस एक्सचेंज होगा, फिर पहला स्टेप ये है, सेकंड स्टेप ये है कि गैसेस एक्सचेंज होगा, यानी CO2 जो ब्लड कैपिलरी होती है ना, इससे कहाँ जाएगी, एल्वुलाई के अंदर जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से CO2 बाहर जाएगा, O2 कहाँ जाएगी, अंदर, ठीक। अब यह ऑक्सीजन जब अंदर आएगी तो यह ट्रांसपोर्ट होगी, क्योंकि इसको सेल तक जाना है, ठीक। तो गैस क्या करेगी, CO2 और O2 के साथ इन दोनों का संचरण करेगी, ट्रांसपोर्ट करेगी। फोर्थ स्टेप होता है, गैस कहाँ चली जाएगी, हमारी उसमें जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर जाएगा, कैटाबोलिक एक्टिविटी करेगी। कैटाबोलिक का मतलब होता है यहाँ पर एनर्जी का यूज होगा यहाँ से, है ना, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है ना, यहाँ पे ब्रीदिंग के प्रकार, यानी मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, कैसे सांस लेते हैं ना। तो सांस एक बार तो हम सांस लेंगे अंदर, और एक बार सांस को हम बाहर छोड़ देंगे ना। इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन होता है सक्रिय क्रिया होती है ना, एक्टिव प्रोसेस होता है, निष्क्रिय क्रिया होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिब्स बाहर की ओर जाती है ना, रिब्स कहाँ जाएगी, बाहर की साइड में, ठीक। जो एल्वुलर जो यहाँ पे होता है ना, थोरेक्स कैविटी बोलते हैं इसको, है ना। थोरेक्स की जो वॉल्यूम होगा बढ़ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर आ रही है ना, इसकी वजह से। अब ऑक्सीजन अंदर कैसे आ रही है, ऑक्सीजन जब ही तो अंदर है क्योंकि उसका जो ऑक्सीजन है उसका दाब क्या है, बाहर की साइड में ज़्यादा,
और अंदर क्या है उसका दाब कम है, इसकी वजह से बाहर से अंदर की तरफ आ गया, यानी डिफ्यूजन होगा यहाँ से, है ना। ऋणात्मक दाब रहेगा, इसकी वजह से क्या बॉडी के अंदर आ जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ये रिब्स केज होता है ना, ये बाहर की साइड में जाता है ना, यानी रिब्स और स्टर्नम कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी और ऊपर की तरफ जाएगी, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसा रहता है ना वो स्टर्नम ऐसा, तो बाहर की तरफ जाएगी और ऊपर की तरफ चल जाएगी, ठीक है। फिर जो रिब्स होती है ना आपस में जुड़ी होती है बाहर की साइड में ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो भी डायफ्राम होता है, वो भी क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो डायफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ना। वॉल्यूम क्या होती है, थोरेसिक कैविटी क्या होती है, भर जाती है ना। डायफ्राम कहाँ जाता है, नीचे की साइड में, डायफ्राम कहाँ जाता है, नीचे की साइड में, क्योंकि जब अब खुद सोच कि यहाँ पे वॉल्यूम भर गई तो इसको दबाएगा ना वो, तो नीचे चल जाएगा, है ना, यानी फ्लैट हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि जब दब जाएगा, ठीक है। अब क्या होता है, ये एक्सपिरेशन क्या होता है ना, ये निष्क्रिय होता है एक प्रोसीजर ना। रिब्स और स्टर्नम कहाँ जाएगी, ये पहला बाहर की तरफ जा रही है, कहाँ चल जाएगी, पी वहीं चल जाएगी अपनी जगह पे, ठीक है। अब वो जो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स होती है वो रिलैक्स हो जाएगी, मसल्स कहाँ पहुँच जाएगी, वहीं पहुँच जाएगी। लेकिन डायफ्राम कहाँ पहुँचेगा, डायफ्राम ऊपर चल जाएगा, यानी कर्व शेप जो बन जाएगी, है ना, कर्व जैसा बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर की तरफ जाएगा और क्या बनाएगा, आर्क जैसी स्ट्रक्चर बना देगी, और ऑक्सीजन कहाँ चल जाएगी, मतलब कि CO2 कहाँ जाएगी, बाहर, है ना, और वॉल्यूम क्या हो जाएगी इसके अंदर, कम, ठीक है। अभी एक फॉर्मूला होता है केमिस्ट्री के अंदर, बॉयल्स लॉ, अगर दाब जहाँ ज़्यादा दाब होगा वहाँ वॉल्यूम क्या हो सकती है, कम। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का दाब कम, तो वॉल्यूम कम होगी तो दाब यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। अब कुछ यहाँ पे एनसीईआरटी के अंदर कुछ लाइन लिख रखी है ना, जो एब्डोमन मसल्स होते हैं, इन पेट वाली मसल्स होती है, वो भी इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य के अंदर जो ब्रीदिंग रेट होता है ना, वो कितना होता है, 12 से 16 टाइम पर मिनट होता है, यानी 1 मिनट में इतनी बार हम ब्रीदिंग कर सकते हैं, ठीक है। स्पैरोमीटर के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको चेक कर सकते हैं ना, स्पैरोमीटर होता है जिसके द्वारा क्या करते हैं, चेक करते हैं कि ब्रीदिंग को, ठीक है। अब जो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और कैपेसिटी, तो रेस्पिरेटरी पहले वॉल्यूम बताऊंगा मैं, और कैपेसिटी भी इसी के साथ दोनों को बताऊंगा, ठीक है। तो एक होती है टाइडल वॉल्यूम, है ना, टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है ना, टाइडल वॉल्यूम देख यहाँ पे मैंने आई लिख रखा है, इस आई का मतलब है इंस्पिरेशन, इस ई का मतलब क्या है, एक्सपिरेशन, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम में क्या होता है ना, इंस्पायर भी कर सकते हो और एक्सपायर भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। देखो टाइडल वॉल्यूम क्या होती है, 500 ml होती है, ठीक है, यानी वो कितनी वॉल्यूम, जितना हम अंदर भी ले सकते हैं और बाहर भी निकाल सकते हैं ना, उसको कितना बोल सकते हैं हम, 500 ml, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य में कितना होता है, 6000 से 8000 ml पर मिनट होती है ना। अब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होती है, फोर्सफुल, हम कितना बॉडी के अंदर इंस्पायर कर सकते हैं, बॉडी के अंदर कितनी हम वॉल्यूम ले सकते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं क्या, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। तो ये केवल और केवल क्या कर सकते हैं, आई का मतलब क्या है, इंस्पायर कर सकते हैं इस वॉल्यूम का ना, कितनी फोर्सफुली बल द्वारा, है ना, वो होती है 2500 ml, ठीक। अब इन दोनों की उसको क्या बोलते हैं हम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, यानी वह मात्रा जब हम बहुत बॉडी के अंदर क्या करा, वह मात्रा जब हम शरीर से वायु को निकालने के बाद, यानी कहने का मतलब ये, हम जितनी हमने बाहर बॉडी से निकल गई और जितनी बाहर निकालने के बाद जितनी हमने इंस्पायर करी, उसके बोलते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। अब आती है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में दो चीज़ आती है, क्या, एक आती है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में भी क्या होता है, देख, ये भी बल के द्वारा होती है पूरी, है ना, और इसमें क्या होता है, एक्सपायर करते हैं ना, यानी बाहर बाहर निकालते हैं जितनी भी फोर्सफुली हो भी, बल के द्वारा हम जितनी वॉल्यूम को हम बाहर निकाल सकते हैं ना, उसको बोलते हैं हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये 1000 से कितनी होती है, 1100 ml होती है, ठीक है, एडिशनल वॉल्यूम होती है, ठीक। अब एक होती है क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होती है ना, हमने बाहर निकाल दिया, अब जितनी हमारी बॉडी के अंदर बच गई, यानी बल के द्वारा जितनी हमने बाहर निकाल दी और जितनी हमने क्या उसके बाद हमारे शरीर के अंदर जो बच गई, उसको कितने बोलते हैं, 1100 से 1200 ml होती है ना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा तेरे से कि मतलब कि कितनी वॉल्यूम बाहर निकालने के बाद कौन सी वॉल्यूम बचती है बॉडी के अंदर, तो वो क्या होती है, RV होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, इन दोनों को क्या मिला क्या बनता है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जब हम मतलब कि आमतौर पर एक्सपायर करते हैं ना, एक्सपायर करने के बाद लंग्स में बची मात्रा, ये भी क्या होती है, हमने जितनी फोर्सफुली क्या कर दी,
बाहर निकाल दी, है ना। तो उसके बाद क्या बची, जितनी वॉल्यूम बच जाएगी उसी को क्या बोलते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक, अब इसको यहाँ पे एक शॉर्ट तरीके से लिखा गया, क्या है यहाँ पे देख, IEC इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और IRV इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रिजिडुअल, ये रिजिडुअल वॉल्यूम है, और ये क्या, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, देख टाइडल वॉल्यूम ही नहीं है केवल बल के द्वारा, नहीं तो और सब के सब क्या है, ये बल के द्वारा एक तरीके से ना। इसकी वॉल्यूम कितनी होती है 500 ml, और ये कितनी होती है 2500 ml, है ना। ये कितनी होती है 1000 से 1100 ml, और ये कितनी होती है 1100 से 1200 ml। ठीक है, एक वर्ड एक आती है इसके अंदर लिख रखी है यहाँ पे एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है ना, जितनी हम देख, ये दोनों क्या है, एक्सपायर है, लेकिन इसको हम इंस्पायर भी कर सकते हैं, एक्सपायर भी कर सकते हैं। यानी टाइडल वॉल्यूम क्या आता, आई भी था और ई भी था, है ना। ये क्या है, केवल केवल ई। तो हम मतलब कि हम कितनी बॉडी के अंदर हम मतलब कि इंस्पायर कर सकते हैं फोर्सफुली ओबियर, है ना। बल के द्वारा हम कितनी अपनी बॉडी के अंदर मतलब कि वॉल्यूम कितनी ले सकते हैं, ऑक्सीजन कितनी ले सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, अब वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है, शुरू की जो तीन है ना, ये वाइटल कैपेसिटी के अंदर आती है ना, ये तीन ये शुरू की जो तीन होती है क्या आती है, वाइटल कैपेसिटी के अंदर आती है। ठीक है, तो वाइटल कैपेसिटी में क्या होती है ना, आफ्टर फोर्स्ड, मतलब कि आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन, यानी जितना हम फोर्सफुली यानी बल द्वारा जितनी हम बॉडी से मतलब कि एक्सपायर करा हमने, मतलब कि जितनी हमने ऑक्सीजन बाहर निकाल दी, तो जो बची उसी को क्या बोलते हैं, वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं उसको। ठीक है, एनसीईआरटी के अंदर ये लाइनें पढ़ना समझाया जा रहा है बिल्कुल, है ना। फिर होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैस, गैस का एक्सचेंज कैसे होता है, देख ये क्या है एल्विलाई, ये क्या है हार्ट है, ये क्या है टिश्यू। तो इन तीन चीज़ में क्या होता है, गैस का एक्सचेंज हो रहा है, यानी आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है, तो दो जगह होता है मेनली, एक तो होता है एल्विलाई में, एक होता है टिश्यू में। देख यहाँ से ऑक्सीजन आई, देख यहाँ कितना होता है बाहर की तरफ, इसमें एल्विलाई के अंदर कितना प्रेशर है, कितना है यहाँ से CO2 कितना है 40 mmHg, और क्या को ऑक्सीजन कितना है 104 mmHg। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन होगी ना यहाँ से एल्विलाई से कहाँ पहुँच गई, हमारी पल्मोनरी वैन के अंदर है। पल्मोनरी वैन के अंदर जब आया ब्लड, तो यहाँ से क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, यानी ऑक्सी युक्त बल जो ब्लड है। ठीक है, अब ये कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम में गया, तो लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, आर्कोप एओर्टा, मैंने समझाया था कि आर्कोप एओर्टा के अंदर जाता है ब्लड। ठीक है, आर्कोप एओर्टा के अंदर जाने के ब्लड बाद कहाँ जाएगा, फिर सिस्टमिक आर्टरी के अंदर जाएगा। सिस्टमिक आर्टरी के अंदर कहाँ फिर ये ऑक्सीजन कहाँ पहुँचेगी, टिश्यू में यानी कोशिकाओं के अंदर चली गई। लेकिन इसका प्रेशर कितना होता है, प्रेशर होता है इसका 100, प्रेशर कितना होता है इसका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है 95 mmHg, है ना। और CO2 का कितना होता है 40 mmHg। ठीक, तो सिस्टमिक आर्टरी आ रही है यहाँ पे, फिर टिश्यू के अंदर एक्सचेंज हुआ, ऑक्सीजन यहाँ गई, CO2 कहाँ गई, मतलब कि सिस्टमिक वैन में, इधर आर्टरी इधर क्या होगी, वैन होगी, है ना। जो इसका जो प्रेशर होता है ना CO2 का और O2 का, जो टिश्यू के अंदर रहता है ना, वही क्या रहता है, सिस्टमिक वैन के अंदर रहता है। ठीक है, तो यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना 40 mmHg है, और इसमें CO2 कितना 45 mmHg है। ठीक है, तो ये कहाँ चले गए, फिर सुपीरियर वेना का पढ़ाया था मैंने, सुपीरियर वेना क्या हुआ, इन्फीरियर वेना क्या हुआ, है ना। तो ये यहाँ से गया, फिर कहाँ जाता है वो राइट एट्रियम में जाता है, राइट एट्रियम में से कहाँ गया, फिर राइट वेंट्रिकल कहाँ से गया, फिर जो पढ़ाया था कि पल्मोनरी ट्रंक होता है ना वो सेमिलुनर वॉल, तो वहाँ से जाएगा, है ना। तो कहाँ जाता है फिर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चल जाएगा, फिर CO2 हमारे एल्वुलाई में एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है, कि CO2 चल जाएगी बाहर और ऑक्सीजन हो जाएगी अंदर, तो ये पूरा पूरा चलता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है ना, एक लाइन लिख रखी है एनसीईआरटी के अंदर की, जो सोल्यूबिलिटी होती है ना, सोल्यूबिलिटी का मतलब होता है कि ब्लड के अंदर सबसे ज़्यादा घुलनशील कौन होता है, वो होती है CO2। कितनी होती है, ऑक्सीजन से भी 20 से 25 टाइम ज़्यादा होती है ना। फिर हमारी ये क्या होती है, देखिए यहाँ पे, ये क्या हमारी एल्वुलाई है ना, ये क्या हमारी एल्वुलाई है, स्ट्रक्चर दे रखा है वहाँ पर। और ये क्या हमारी ब्लड कैपिलरी है ना, तो ब्लड कैपिलरी के पास में क्या होती है, एंडोथीलियम सेल होती है ना। ये जो क्या होती है, इसके अंदर एंडोथीलियम कोशिकाएं होती है ना ब्लड कैपिलरी के अंदर। ठीक, और इसके अंदर क्या है, RBC है, क्या है, ये जो ये जा रही है घूम रही है, क्या है, RBC है, RBC। ठीक है, तो एल्वुलाई यारी, एल्वुलाई के अंदर भी क्या होती है, एक कोशिका होती है, उसको बोलते हैं थिन, बहुत ही पतली
स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम सेल होती है, इनके अंदर खुद का न्यूक्लियस भी होता है ना। अब इस एल्वेलाई और इस ब्लड कैपिलरी के बीच में पीला पीला सा दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं बेसमेंट सबस्टांस। ये नॉन सेलुलर होता है, इसकी ये कोई कोशिका नहीं है, केवल एक बेसमेंट सबस्टांस है, यानी सबस्टांस, ठीक है। इसमें क्या होती है, आरबीसी होती है, ठीक। गैसेस सेक्शन ही होता है सबसे ज़्यादा, ठीक। उसके बाद ये आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अब गैस का हमें ट्रांसपोर्ट करना, तो ट्रांसपोर्ट क्या होता है, एक तो होता है ऑक्सीजन के थ्रू ऑक्सीजन का होना, और एक क्या होता है CO2 का होना, ठीक है। अभी किस किस के द्वारा होगा हमारा, एक तो आरबीसी का ऑक्सीजन का होगा, आरबीसी के द्वारा। आरबीसी के द्वारा क्या होता है 97%, और प्लाज्मा के द्वारा कितना होता है 3% केवल ऑक्सीजन का, ठीक। अब हमने तेरे को बताया था कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के मोलिक्यूल्स को मतलब कि अपने साथ बाइंड रखती है, जोड़ती है ना, तो उसको बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। एचबी को दिखाते हैं हीमोग्लोबिन। एक एक यहाँ पे कर्व दे रखा है, यहाँ पे कर्व पे आता है क्वेश्चन। जो ये कर्व है ना, ये सिग्मोइड कर्व है। कैसा है, सिग्मोइड कर्व। सिग्मोइड कर्व हम 2-3 बार पढ़ेंगे जब हम पूरे एनसीईआरटी के डायग्राम है ना जितने, उनको जब मैं पढ़ाऊँगा ना एक साथ, एक वीडियो बनाऊँगा पूरी एनसीईआरटी की, सभी एक चैप्टर एक से लेकर पूरे जितने भी चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर, उनकी क्या बनाऊँगा, डायग्राम की एक वीडियो बनाऊँगा, है ना, जिसमें टोटल स्ट्रक्चर से बताऊँगा A to Z सब कुछ, है ना। तो क्या होता है, ये सिग्मोइड कर्व होता है ना। इसके जो इधर मतलब कि जो वर्टिकल वाला होता है ना, इस पर क्या होता है परसेंटेज सेचुरेशन। सेचुरेशन का मतलब क्या होता है, सेचुरेशन मतलब मान लीजिए 4 गेट है ना, तो 4 से कितने आदमी आएंगे, 4 ही तो आएंगे। अगर 5 आएंगे तो गलत हो जाएगा ना, तो 4 ही आएंगे। तो सेचुरेशन का मतलब होता है कि जितने रास्ते उतने ही उसके पास लोग केवल, बस, और उसके अलावा कोई ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो सेचुरेशन पॉइंट क्या होगा, यानी परसेंटेज सेचुरेशन हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ, ठीक। और यहाँ से होता है मतलब कि जो इसका जो प्रेशर है, प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। अब ये बोलता है कि जो जो कर्व होता है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व बोलते हैं इसको, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व, ठीक। तो ये राइट की तरफ कैसे जाता है, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब जाएगा, और CO2 का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो बढ़ जाएगा तब जाएगा, और जो pH है ना वो कितना कब हो कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा तो तब जाएगा वो। और जो बोहर इफेक्ट होगा वो क्या होगा, जब होगा तो तब जाएगा, जब ज़्यादा बढ़ जाएगा तो बोहर इफेक्ट के द्वारा जाता है। अब pH जब अम्लीय हो जाता है तब जाता है, और CO2 होती है बढ़ती है जब जाता है, और टेम्परेचर बढ़ता है तब जाता है। क्वेश्चन इसी तरीके से आएंगे, ठीक। अब 100 ml ब्लड के अंदर कितना होता है ऑक्सीजन, कितनी ट्रांसपोर्ट होती है, 5 ml ऑक्सीजन क्या होती है ट्रांसपोर्ट हो जाती है, ठीक। अब CO2 में क्या होता है, आरबीसी के द्वारा होता है, प्लाज्मा के द्वारा होता है, और कार्बोनेट आयन के द्वारा होता है, ठीक है। तो जो आरबीसी के द्वारा होता है कितना होता है 20 से 25% होता है ना, प्लाज्मा के द्वारा 7% होता है, और कार्बोनेट आयन के द्वारा कितना होता है 70% होता है, ठीक। अब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलेगी तो क्या बनाती है HbCO2, तो इसको बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, इसको क्या बोलते हैं कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, ठीक। अब हम पहले देख लेते हैं कि आरबीसी के द्वारा कैसे होता है ना। देख आरबीसी के द्वारा जब होता है ना, ये तो था देख आरबीसी में क्या होता है ना, जैसे कि ये देख कार्बोनेट भी आ जाएगा इसके अंदर पूरा, कार्बोनेट और आरबीसी के अंदर क्या होता है कार्बोनेट आयन बनता है तब बनता है ना। देख जैसे कि ये हमारी ये सेल दिया, या क्या हमारी एंडो कोई भी सेल है हमारी, है ना, एंडोथीलियम सेल बोल दो, है ना, कोई भी क्या है या सेल हमारी, इस सेल से आरबीसी तो बाहर घूम रही ना, तो यह जो सेल है इस सेल ने क्या बनाई CO2 को बाहर निकाला, ठीक। CO2 जब गई ये कहाँ किसके पास पहुँच गई, आरबीसी के पास, क्योंकि आरबीसी में क्या होता है ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक एंजाइम होता है बहुत इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई बात है ना। तो जब इस आरबीसी के अंदर क्या है H2O प्लस CO2, ठीक, H2O प्लस CO2, तो जो H2O प्लस CO2 होगा ना कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स की उपस्थिति में क्या बनाता है H2CO3, यानी कार्बोनेट बना, बाइकार्बोनेट बना दिया, ठीक। तो क्या उससे ये टूट जाता है कि इसमें एक कार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन, और हीमोग्लोबिन होती है अलग, ठीक। अब ये यहाँ से क्या होती है क्लोराइड शिफ्ट होती है अंदर से, मतलब कि बाहर से अंदर जाएगी, तो क्लोराइड जब शिफ्ट होगी तो किसके साथ मिल जाएगा हाइड्रोजन के साथ मिल जाएगा, और कार्बोनेट क्या आ जाएगा इस आरबीसी से बाहर आ जाएगा, ठीक। तो इस जब ये क्लोराइड ना मतलब कि जो प्लाज्मा से जब क्लोराइड कहाँ जाती है अंदर, क्योंकि ये ना HCl से आती है बनकर, इतना जानने की जरूरत नहीं है। तो जो क्लोराइड होगी वो कहाँ जाएगी अंदर चली जाएगी आरबीसी के अंदर, तो इसको बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्या बोलते हैं उस टाइम इसको क्लोराइड शिफ्ट, इसको बोलते हैं हैम्बर्ग्स, ठीक, फिनोमिना बोल देंगे इसको। तो
ये रिवर्स रिएक्शन चलती है। रिवर्स कैसे चलेगी? कार्बन जो कार्बोनेट आयन था बाहर था, वो तो कहाँ चल जाएगा? अंदर। और क्लोराइड आयन कहाँ चलेगी? बाहर। तो ये जो हीमोग्लोबिन थी अभी कहाँ मिल जाएगी इनके साथ। तो क्या, कार्बोनेट आयन प्लस हाइड्रोजन और हीमोग्लोबिन बाई कार्बोनेट बन जाएगा। फिर ये क्या हम टूट जाएगा, ये हाइड्रोजन प्लस CO2। CO2 कहाँ चलेगी? बाहर। बाहर कहाँ जाएगी? इसका एक्सचेंज हो जाएगा किसके साथ? CO2 के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन यही यही आएगा कि क्लोराइड शिफ्ट क्या होता है, क्लोराइड कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आएंगे बस। ठीक है, अब जो मतलब कि जो जब जो ब्लड होता है ना वो कितना होगा? 100 ml ब्लड के अंदर 100 ml जो ब्लड होता है ना कितने CO2 का मतलब कि ट्रांसपोर्ट करता है? वो करता है जो 4 ml CO2 क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है। कौन? 100 ml ब्लड। ठीक, रेगुलेशन ऑफ द रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन का ना रेगुलेशन कैसा होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देख, जो इतना पार्ट है ना वो ये वाला, इसको बोलते हैं पोन्स, और जो नीचे का पार्ट होता है उसको बोलते हैं मेडुला, और उसकी वाला होती है स्पाइनल कॉर्ड। तो पोन्स फिर क्या है? मेडुला। ठीक, जो पोन्स वाला एरिया होता है ना उसके अंदर दो सेंटर होते हैं। एक तो क्या होता है? नीमोटॉक्सिक सेंटर है ना, नीमोटॉक्सिक सेंटर पी साइलेंट है, नीमोटॉक्सिक सेंटर होता है। ठीक, एक उसमें सेंटर दूसरा होता है, इसके होता है एपनियोस्टिक सेंटर बोलते हैं उसको। ठीक है, ये होते हैं पोन्टाइन रेस्पिरेटरी ग्रुप, PRG होते हैं। ठीक है, अब एक मैंने यहाँ पर माइनस का चिन्ह दिखा रखा है ना, इसका मतलब होता है इनहिबिट यानी रोकने वाला, और पॉजिटिव यहाँ दिखा रखा है उसका मतलब होता है मतलब कि स्टिमुलेट करने वाला यानी एक्साइट करने वाला, मतलब कि भाई तू कर, मैं तेरे उसको आगे बढ़ाता है कि भाई तू काम करिए, है ना। तो क्या होगा, एक जो हमारा जो मेडुला होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, उसके अंदर क्या होता है कि रेस्पिरेटरी, मतलब यहाँ पे जो बोल रखा है एनसीईआरटी के अंदर वो बोल रखा है रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर। अब इस पर जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है ना इसके अंदर दो सेंटर होते हैं, और इसके अंदर तो क्या होते हैं? वो होते थे, एक तो होता है डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर और एक होता है वेंट्रल रेस्पिरेटरी सेंटर। तो जो डोर्सल रेस्पिरेटरी सेंटर होता है ना, देख अब सिग्नल कौन देता है? एपनियोस्टिक सेंटर। क्वेश्चन ये लिख रखा है कि जो पोन्स के अंदर जो ये सेंटर होते हैं दोनों दोनों, ये क्या करते हैं? इस रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर को क्या करते हैं? मतलब कि कहते हैं कि भाई तुम काम करो, है ना, मतलब कि उसको सिग्नल देते हैं ऊपर से, है ना। तो ये जो एपनियोस्टिक सेंटर होता है वो देता है, स्टिमुलेट करता है उसको, और जो एपनियोस्टिक सेंटर होता है वो क्या करता है? इनहिबिट करता है उसको। ठीक है, मतलब कमांड कौन देते हैं? पोन्स वाले रीजन वाले। ठीक है, रेस्पिरेटरी रीजन को। ठीक, अब इसको और इसमें भी किसको देते करते हैं? डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप को, DRG ग्रुप को। ठीक, समझ गया ना इतनी बात। अब इसके बाद क्या करते हैं ना, ये स्टिमुलेट करते हैं, स्टिमुलेट करने के बाद क्या करेगा? ये आगे जाएगा, है ना। ये किस किस पर काम करेगा? क्योंकि जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है ना कहाँ होता है? मेडुला, मेडुला ऑब्लोंगेटा के अंदर होता है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है भाई प्राथमिक श्वसन रेगुलेशन, यानी जो रेगुलेशन चल रहा है ना बॉडी के अंदर वो सब उनको प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है। कौन? रेस्पिरेटरी सेंटर, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि भाई रेगुलेशन कराने के लिए। ठीक है, अब ये सिग्नल देते हैं अगर दोनों दोनों ग्रुप जो होते हैं ना सिग्नल देते हैं। ठीक है, अब ये होते हैं EICM यानी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, और ये होता है डायफ्राम को स्टिमुलेट कौन करता है? DRG ग्रुप। ठीक, और जो PRG ग्रुप होता है, VRG ग्रुप होता है, वो किसको स्टिमुलेट करता है? एक तो होता है इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स को, और एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स। एसेसरी रेस्पिरेटरी मसल्स, एसेसरी का मतलब यह है कि जैसे कि स्टमक होते हैं ना, एब्डोमिनल मसल्स थी में, तो उनको क्या करता है? जो मतलब कि रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही है उन मसल्स को क्या करता है? स्टिमुलेट करता है। कौन? VRG ग्रुप। ठीक, और PRG ग्रुप किसको करता है? DRG ग्रुप एक तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स और डायफ्राम पर काम करता है। ठीक है, अब उसी के पास क्या होता है ना, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है एनसीईआरटी के अंदर कि जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है ना उसी के पास में एक सेंटर प्रेजेंट होता है। कौन? कीमो सेंसिटिव एरिया। कीमो सेंसिटिव एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है उसी के पास में। जो रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर होता है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है किसके लिए? CO2 और हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि CO2 और हाइड्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव एरिया कौन सा होता है? कीमो सेंसिटिव एरिया। जो कीमोसेंसिटिव एरिया कहाँ प्रेजेंट होता है? रेस्पिरेटरी रिदमिक सेंटर के पास में। ठीक है, ये सिग्नल देते हैं भाई बहुत ज़्यादा कि मतलब कि रेस्पिरेटरी सेंटर क्या बोलते हैं कि भाई देखो मैं मेरे को ऑक्सीजन की मतलब CO2 की और हाइड्रोजन मेरे को मिल रहा है ज़्यादा यहाँ से, तुम काम करो भाई अब आगे। ठीक है,
ये पहचान लेता है मतलब, ठीक। अब उसके बाद क्या होता है ना, एक एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है क्या, एक कैरोटिड बॉडी दे रखी है, कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज यानी आर्क दे रखे हैं, कैरोटिड आर्क और कैरोटिड आर्टरी, है ना, एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी। देख ये मैंने तेरे को पिछले चैप्टर में बताया था कि आर्क ऑफ एओर्टा होता है, एओर्टिक आर्क होती है, ये ब्रैंकोसेफेलिक आर्टरी होती है, फिर उसके बाद होते हैं कॉमन कैरोटिड आर्टरी होते हैं ना, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, फिर यहाँ से होता है सबक्लेवियल आर्टरी। तो हमें कॉमन कैरोटिड आर्टरी को ध्यान रखना और एओर्टिक आर्टरी को ध्यान रखना। एओर्टिक मतलब कि आर्क में क्या पाई जाती है, एओर्टिक बॉडीज़ पाई जाती है, और कैरोटिड आर्टरी के अंदर पाई जाती है क्या, कैरोटिड बॉडीज़ पाई जाती है, ठीक है। इन दोनों का, ये दोनों के दोनों स्टिमुलेट करते हैं किसको, ये हाइड्रोजन और नहीं हाइड्रोजन आयन और क्या कर CO2 के लिए बहुत ज़्यादा, उनमें क्या चेंजेस हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे हैं कम हो रहे हैं, उसके लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको पहचानने के लिए, उनको जो भी चेंजेस हो रहा है उनकी मात्रा में, ठीक। और एक कमांड देते हैं बिल्कुल एकदम, बोलते हैं कि भाई किसको, रेदमिक रेस्पिरेटरी रेदमिक सेंटर क्या करते हैं, एकदम कमांड भेजते हैं कि भाई ज़्यादा हो गया उसको कम करो, ठीक है। अब हमारे क्या होते हैं इसमें, अब हम डिजीज़ पढ़ेंगे इसमें, है ना। डिजीज़ यहाँ पे ना दो ही डिजीज़ दे रखी है, मैं ना डिजीज़ का ना पूरा का पूरा एक चार्ट बनाऊंगा, एनसीईआरटी की जितनी भी डिजीज़ है ना उनके लिए एक चार्ट बनाया जाएगा ये धीरे धीरे। अब सारों को एक साथ ही भेज दूंगा, और ये भी एक का करके बताएंगे चैप्टर वाइज, है ना। एक होती है अस्थमा, अस्थमा वाली डिजीज़ के लिए क्या होता है, अस्थमा होता है कैसे, एक मैंने तेरे को पढ़ाया था कि आप ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स, है ना, जब ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या हो, सूजन आ जाएगी तो क्या होती है, अस्थमा होता है, सूजन आएगी जब, है ना, ठीक। अब होता है एम्फाइसीमा, एम्फाइसीमा क्या बताता है भाई, ब्रोंक्यूल तक तो बात समझ गया, फिर उसके आगे क्या आती है, एल्वुलाई। अब जो ये एल्वुलाई की जो वॉल होती है ना, इनमें क्या होगा, डैमेज हो जाएगी, मान लो कि इतनी वॉल डैमेज हो जाए तो एरिया कम रह जाएगा ना, तो इसमें क्या होता है ना, जो एरिया होता है ना एल्वुलाई का, वो क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मतलब कि सांस लेने में दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा एम्फाइसीमा के अंदर। और एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर में होते हैं जो मतलब कि काफ़ी लंबे समय तक चल रहे हैं, है ना। और एम्फाइसी में क्या होता है, सिगरेट वगैरह या बीड़ी वगैरह जो पीते हैं उनके स्मोकिंग करते हैं उन्हीं को होता है ना। फिर ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर क्या होता है, जब लोग बाग जो पत्थर कटिंग करते हैं ना उनको उनको ये होता है ना, उनको जल्दी हो जाता है। और लंग्स में क्या होता है, जो लंग्स के जो टिश्यू होते हैं ना, में क्या होता है, उनमें फाइब्रोसिस हो जाती है, यानी टिश्यू क्या हो रहा है, फाइबर उनके ना जो टिश्यू होते हैं उनमें फटने लगते हैं, मतलब कि डैमेज होने लगते हैं एक तरीके से ना, तो फाइब्रोसिस हो जाती है, ठीक है, लंग्स के अंदर। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।